हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी शायद आपने पढ़ी होगी, तो उसी की बात कर रहा है। इसमें एक संशोधन हुआ 2001 में, उसको संशोधित करके फिर से दिया है ब्लूम ने। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बी है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। सी प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। एंड डी वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। पहले देख लेते हैं हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी किसने दिया था? ब्लूम ने। ये कहाँ के थे? अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका से थे ये। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। लर्निंग की 3 डोमेन इन्होंने बताई हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव एंड थर्ड है साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब कॉग्निशन में क्या होता है भाई? हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो भी आता है, हम क्या रट्टा मारते हैं, क्या समझते हैं, क्या तर्क करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी आ जाती हैं थिंकिंग में। सेकेंड है भावात्मक, अफेक्टिव का मतलब अफेक्टिव लर्निंग में आता है हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। हम सीख तभी पाएंगे जब उसको मतलब फील करेंगे, फील करके किसी चीज को सीखेंगे। थर्ड है साइकोमोटर में आता है हमारा बॉडी मूवमेंट। भाई लर्निंग बाय डूइंग पे अब तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है स्टडी में, तो साइकोमोटर में हमारी बॉडी मूवमेंट, जैसे हमारा हैंड्स मूवमेंट है, लेग मूवमेंट है, तो वो सारी चीज़ें, हम लिखते हैं या दौड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं साइकोमोटर में आ जाएंगी। अब इसमें भी कुछ सब डोमेन्स होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव का हो गया, नॉलेज है, कॉम्प्रहेंशन है, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। ऐसे ही भावात्मक मतलब अफेक्टिव के भी 5 होते हैं और साइकोमोटर के भी 6 होते हैं। ठीक है, तो इसको अफेक्टिव और साइकोमोटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉग्निटिव लर्निंग जो है, इसके जो भी सब डोमेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए, नॉलेज में क्या होता है भाई? किसी चीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना कि हाँ भाई ये चीज, इसका नाम ये है, ये चीज, बस इतना सा जानना। बच्चे को रटा दिया कि जो भी चीज हो, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, बच्चे को हम रटा दिए, बस वो उतना समझ गया कि ये होता है कुछ। कॉम्प्रहेंशन, इसमें क्या होता है? इसमें वो चीजें अच्छे से समझ आ जाती हैं, उसको अच्छे से हम बता सकते हैं दूसरों से, ये चीज हो गई कॉम्प्रहेंशन। एप्लीकेशन में होता है अच्छे से जान के, देखिए नॉलेज में हमने जाना, फिर उसको हमने समझा। जानने और समझने में अंतर है, ध्यान से इसको देखिएगा। उसको हमने समझा, समझने के बाद हमने कोई चीज उस पर अप्लाई की। ठीक है, सपोज दैट हमने फोन को ले लिया, फोन के बारे में बच्चे को बताया कि ये फोन है, समझ गया कि ये फोन है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग मतलब इसमें समझ गया। अब अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा कि वो ये इतना समझ रहा है कि फोन है, इससे बात की जाती है, इससे मैसेजिंग की जाती है, इसमें हम नेट सर्फ कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें। अब उसके बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो जाना। एप्लीकेशन का मतलब होता है खुद अप्लाई करना, मतलब खुद से हम कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हम उसमें नेट चला रहे हैं, या कोई भी वीडियोस हैं, ये सब चीजें, मतलब उसके फंक्शन जानना, अप्लाई करना उसको। एनालिसिस का मतलब होता है उसके पार्ट्स के बारे में सारा कुछ जानना। ठीक है, एनालाइज करना मतलब क्या है, कैसा है, कि कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई है इसमें। इवेल्युएशन, अब इससे एक और स्टेप जो आगे आ गया, वो हो गया इवेल्युएशन में क्या हो जाता है? समझ जाते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, या इसके प्लस पॉइंट क्या है, इसके निगेटिव पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें इवेल्युएट करना मतलब। ठीक है, मूल्यांकन। लास्ट है सिंथेसिस में हम कुछ क्रिएट कर पाते हैं, कुछ वैसा ही। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, मूल्यांकन के क्षेत्र को, मतलब यहाँ पे बात की गई है, एक सेकंड, यहाँ पे बात की गई है इवेल्युएशन की। ठीक है, मूल्यांकन के क्षेत्र। देखिए अब क्या कह रहा है ऑप्शन में। बी है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता। देखिए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला, तार्किक, उसको हम तर्क से बता सकते हैं कि ये चीज क्यों सही है, क्यों गलत है। ठीक है, सुसंगतता का परीक्षण करना, तो मतलब इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। कोई भी सॉल्यूशन है उसका हम तार्किक सुसंगतता का परीक्षण कर सकते हैं, तो ये हो गया मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में
अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। छात्रों को सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है बच्चों का सफलता हेतु। बी है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, क्या टीचर को ऐसा करना चाहिए, उच्च अपेक्षाएं रखनी चाहिए, अपेक्षाएं रख सकते हैं, उच्च अपेक्षाएं नहीं। विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना, ऐसा भी नहीं होगा, मांग ना होना। अब टीचर पढ़ा रहा है तो वो ये तो समझेगा ना कि बच्चा कुछ तो रिजल्ट देगा। डी है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता, मतलब शॉक्ड व क्रोध का प्रयोग करना। हमें क्रोध का प्रयोग नहीं करना है, शॉक्ड ये सब नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ओके, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। देखिए स्टटरिंग जो होती है उस बच्चे में अगर प्रॉब्लम है तो हम कैसे उससे निपटेंगे। ए है अनुश्रुत वाक्य, डिक्टेटेड। देखिए डिक्टेटेड स्पीच ये होती है, छोटे बच्चे होते हैं उनको बताते हैं ए बेटा बोलिए ए फॉर एप्पल, तो जब बच्चा बोलता है ए फॉर एप्पल वो हो गया डिक्टेटेड स्पीच, मतलब बोल बोल के उसे सिखाना, बुलवाना। बी हो गया प्रवर्धित वाक्य, प्रवर्धित वाक्य मतलब प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। इसमें हो जाता है कोई भी चीज, जैसे बच्चा स्पीच दे रहा है, स्पीच देंगे कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, लंबे समय तक कुछ भी कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे तो वो चीज आ जाती है प्रोलॉन्ग्ड स्पीच में। ठीक है, प्रैग्मेटिक स्पीच में क्या आता है, जैसे प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं किसी से तो वो चीज हो गई इसमें। लंबित वाक्य प्रोट्रैक्टेड स्पीच ये होती है, जैसे हम बोल रहे तो ये एक अलाप जैसा कुछ वैसा, ओम बहुत देर तक हम एक वर्ड बोलते रहते हैं उसको खींचते रहते हैं, तो वो हो गया प्रोटेक्टेड स्पीच। तो इसमें क्या करेंगे, बच्चे को हकलाने की प्रॉब्लम है, क्या कराएंगे उससे कहेंगे बेटा देर तक आप बोलिए, स्पीच दीजिए आप, ठीक है, आप ज्यादा देर तक बोलिए, कहाँ भी दिक्कत आ रही है वो चीजें समझ आ जाती हैं इसमें प्रवर्धित वाक्य में, तो ये कराएंगे उस बच्चे से। नेक्स्ट चलते हैं, सीखने में अशक्त। देखिए डिसेबल बच्चा है, बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक अन्वेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से। देखिए इसमें समझने थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या कह रहा है, ऑल ओवर इसमें ये कहना चाह रहा है कि हम एक डिसेबल बच्चे को किस किस तरीके से पढ़ाएंगे। भाई सारा कुछ हमने अपना लिया, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है, सारी टेक्निक्स हम उसको देंगे लर्निंग के लिए, जो भी जैसे भी हम पढ़ा पाएंगे उसको वैसे पढ़ाएंगे डिसेबल बच्चे को। ए है एम्बेडेड लर्निंग, बी है हस्तक्षेपी अधिगम, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करे लर्निंग में, हस्तक्षेप। सी है उपचारात्मक प्रत्युत्तर, उपचारात्मक हम तब करते हैं जब बच्चे की खामियां दिखती हैं हमें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस चीज का उपचार करते हैं, उससे एक पॉइंट का उपचार करते हैं। डी है अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट है, एम्बेडेड लर्निंग। एम्बेडेड लर्निंग मतलब कुछ ऐसे पढ़ाना कि बच्चे के दिमाग में अच्छे से वो चीज़ बैठ जाए, बढ़िया से समझ आ जाए। संगठित अधिगम, भाई सारी हमें स्किल्स यूज करनी है, लिसनिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, राइटिंग हो गई, सारा कुछ मतलब मिला के जो हम जैसे भी बच्चे को पढ़ा पाएँ तो वो चीज़ें अच्छे से समझ में आना चाहिए, एम्बेडेड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा वह है जहां तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। भाई ये क्या बात हुई, तब तक आकलन करेंगे जब तक वो न्यूनतम श्रेणी ना प्राप्त कर ले, तो बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। नहीं भाई, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ें, मतलब विभिन्न प्रकार के बच्चे, डिफरेंसेस होते हैं उस क्लास में, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं उस क्लास में, डिफरेंट टाइप की टेक्निक मेथड सब यूज किए जाते हैं, तो वो चीज हो गई। डी है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण, देखिए यहाँ पे आ गया वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। भाई वैविध्यपूर्ण मतलब डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पे कलेक्ट करेंगे क्लास में, जो भी टीएलएम वगैरह होगा, बच्चे होंगे डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट मेथड टेक्निक सारा कुछ वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। देखिए, ए है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। हमें बच्चे को अधिक अभ्यास नहीं कराना है, सीटेट में ये गलत हो जाएगा। बच्चे को हम अधिक अभ्यास नहीं कराएंगे, उससे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। व्यस्त भी नहीं रखना है, बच्चा पढ़ने आता है ना कि व्यस्त रहने आता है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। थोड़ा ठीक लग रहा है ये, देखते हैं नेक्स्ट भी देख लेते हैं। हमें पहले सारे ऑप्शन पढ़ने, चारों ऑप्शन पढ़ के हमें सबसे सही आंसर उसमें ढूंढना रहता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। देखिए, किसी क्लास में कुछ बच्चे स्लो लर्नर हैं, कुछ प्रतिभाशाली, मतलब जल्दी किसी चीज को या पढ़ाया हुआ कैच कर जाते हैं, जल्दी समझ आ जाता है, तो वैसे बच्चे हैं। तो क्या हम उन बच्चों को जल्दी पढ़ा देंगे, शीघ्र पढ़ा देंगे? नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चा तो हम क्या करेंगे, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, हम उसे ये जरूर कह सकते हैं कि आप आदर्श पुस्तक का निर्माण करिए। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चा उसे अपने व्यूज लिखेगा, वो सोचेगा, समझेगा, 10 तरफ अपना दिमाग चलाएगा, फिर वो उसमें अपने विचार लिख सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। एक अध्यापिका विद्यालयों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र, मतलब कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहती है, ठीक है। किसी विषय की, तो किसी विषय में क्या करना है, उसको कॉन्सेप्ट मैप बनाएगा बच्चा। तो वो कहती है, वह क्या कर रही है, विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है, भाई उसकी स्मृति जागृत कर रही है। या फिर बी है रचनात्मक आकलन कर रही है। सी है छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही है। और डी है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास करिए। चलिए पहले देख लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट होता क्या है। देखिए, रचनात्मक आकलन ये क्या होता है, इंटरैक्टिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड एंड एडजस्ट टीचिंग। देखिए, टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, टीचर पूछ लेगा, बीच में क्लास हो रही है, बीच में पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर कुछ असेसमेंट या फिर कुछ असाइनमेंट दे देगा बच्चे को कि बेटा ये थोड़ा करो आप। तो उससे क्या पता चलता है कि जो भी बच्चे की में कमियां हैं, उन कमियों को वहीं पे ठीक किया जा सकता है, अपनी स्ट्रेटजी मेथड अलग करके, ठीक है, जैसे भी टीचर कर पाएगा उसको ठीक कर लेगा, ताकि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होता है, एडजस्ट कर ली जाती है टीचिंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा हो सकता है। समेटिव असेसमेंट में देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या होता है, चेक द प्रोसेस आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमारे सबसे लास्ट में जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, सारा कुछ तभी चेक कर लिया जाता है फिक्स पीरियड टाइम में, ठीक है, वो चीज हुई। रचनात्मक आकलन में क्या करते हैं, बच्चा पढ़ रहा होता है, क्लास में ही को हम अपना असेसमेंट कर लें, तो वो एक चीज है। यहाँ पे छोटे से, मतलब छोटा एक टॉपिक दे दिया बच्चे को, संकल्पनात्मक मानचित्र, मतलब कॉन्सेप्ट मैप निर्माण करने को बोला गया। कॉन्सेप्ट मैप समझते हैं आप, कॉन्सेप्ट मैप जैसे कि ये थोड़ा सा फिगर टाइप में ऐसे जब बच्चे बनाते हैं कॉन्सेप्ट मैप टाइप में, ठीक है, तो ये चीज हो गई कॉन्सेप्ट मैप। तो इसमें क्या कर रही है टीचर, रचनात्मक आकलन कर रही है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, बीच में ही हमें क्या कर लिया गया, सारा कुछ तो किया नहीं जा रहा है, सारा कुछ हो जाएगा। योगात्मक आकलन में भाई एक टाइम पीरियड के बाद में सबसे लास्ट में जो हम सारा कुछ अपना आकलन करते हैं वो हो जाता है योगात्मक में। बट रचनात्मक में क्या होता है, कोई एक हमने दे दिया टॉपिक, तो उस पर बात की जा रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहीं पे करते हैं अपना सेशन एंड, और क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।